दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही खास वीडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूं साइंस का मास्टर वीडियो, यानी कि जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, क्योंकि परीक्षा में इन टॉपिक से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार प्लीज आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, एक बात याद रखेगा, अगर आप इसी तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं कुछ संस्थानों के बारे में बताऊंगा और आपको बताना है कि वह संस्थान कहां पर स्थित है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे परीक्षा में पूछ लेता है सिंपली कि इसरो जो है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु। बहुत सारी ऐसी टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सर यहां पे लाया हूं मैं। ठीक है, जो चीजें दे रहा हूं खाली आप देखते चलिए। तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु। अगर आपसे डीआरडीओ पूछ रहा है, ठीक है, तो याद रखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दिया, जैसे अगर पूछ दे हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। याद रखिए इलाहाबाद में है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रहेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वो प्रश्न है दोस्तों जो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए थे, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस में अगला देखिए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये आपका कलपक्कम में है। कहां पर? कलपक्कम, याद रखिएगा। इसके बाद साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, ये कहां पर है? कलकत्ता में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहां पर है? कलकत्ता में। भाभा रहेगा यहां पर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? ट्राम्बे, ट्राम्बे मुंबई, याद रखेगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, रमण अनुसंधान केंद्र कहां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखें दोस्तों ये बेंगलुरु में है। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है। और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहां पर है? तो इसके लिए भी याद रखिए हैदराबाद। ठीक है, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखेगा। अब इसमें से दो तीन आपको याद रहते हैं, जैसे इसरो ज्यादातर बच्चों को पता है बेंगलुरु है, डीआरडीओ ज्यादातर लोगों को पता है कि चलो नई दिल्ली है। ठीक है, और इसके अलावा भाभा वाला आपको पता रहता है ट्राम्बे। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो दिए हैं वो सभी आपको याद नहीं रहते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों आप याद कर लो, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछ दिया हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट तो पक्का है आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने फोकस नहीं किया। तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए, जितना आपको दिया जा रहा है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिए। और वैसे भी आज का ये वीडियो केवल इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ही बनाया गया है। अब देखिए कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो कुछ खोज से संबंधित चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसको भी जरा आप याद रखेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर दें तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ईंट पर नाच, बोलते थे ना, ईंट पर नाच। तो ई से याद रखिए इलेक्ट्रॉन, और ट से जे टॉमसन था। ठीक है, प से प्रोटॉन, और र से रदरफोर्ड था, न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक था। तो इसको याद रखेगा, बस उसी सीक्वेंस में इसको याद रखिए। देखिए प्रोटॉन में याद रखिए रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का नाम याद रखेगा। न्यूट्रॉन में दोस्तों चैडविक का नाम याद रखेगा। इलेक्ट्रॉन में जे थॉमसन का नाम याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन नाम आपको वैसे भी याद रहते हैं। अब बात आती है जो आपको नहीं याद रहता है, जैसे अगर पूछ दिया कि फोटॉन की खोज किसने किया, तो बताइए आइंस्टीन ने। किसने किया? आइंस्टीन ने किया। पाई मेसान की खोज किसने किया, तो बताइए हिडेकी युकावर ने किया। किसने? हिडेकी युकावर ने किया। ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, तो पाउली ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, और पाजिट्रॉन का किसने किया है, तो सी.डी. एंडरसन एवं यू.एफ. हेस ने किया। ठीक है, तो देखिए ऊपर के तीन तो आपको याद रहते हैं, लेकिन नीचे वाले चार भी आपको याद करने चाहिए। ये मैं आपसे सिखा रहा हूं, फिर से याद करिए। थोड़ा सा हम लोग सोच रहा हूं कि छोटा सा एक ट्रिक आपको बता दूं। जैसे फोटॉन की बात कर रहा है तो फोटॉन से याद रखिए, फोटॉन से फाइट। ठीक है, वैसे भी हम लोग या फादर याद कर लीजिए, फोटॉन से फादर। और हम लोग जो भौतिकी में सबसे ज्यादा बार किसके बारे में पढ़े होते हैं? आइंस्टीन के बारे में। तो एल्बर्ट आइंस्टीन याद रखेगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसी तरह से न्यूट्रिनो पहले याद रखिए, पाई मेसान बाद में। न्यूट्रिनो में याद रखिए न्यू, न्यू माने नया, ट्रिनो माने क्या, मान लो नया,
ट्रिनो यानी ट्रेन या फिर कोई चीज, ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए। और पाउली मतलब उसे मैंने पा लिया, उसे मैंने ले लिया, कोई नई चीज मैंने ले लिया। तो न्यूट्रिनो से याद रखेगा, न्यू से पाउली याद रखेगा। पॉजिट्रॉन में दोस्तों CD एंडरसन और UF हेस हैं, इनको भी थोड़ा सा याद रखेगा। और पाई मेसान भी इंपॉर्टेंट है, यूकावर याद रखेगा, ठीक है, पाई मेसान यूकावर याद रखेगा। ये चारों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और खास करके प्रीलिम्स की परीक्षा में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, या कभी जब साइंस बहुत हाई स्टैंडर्ड की आती है तो ये चीजें आपके सामने आती है। जैसे दिया है कि किससे कौन सा चीज का पता लगाया जाता है, जैसे ट्यूमर याद रखिए दोस्तों, आर्सेनिक 74, ठीक है। अक्सर करके कूट वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो याद रखिए आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर में याद रखिए। कैंसर में कोबाल्ट 60 याद रखिए, कोबाल्ट 60 कैंसर याद रखेगा। आयोडीन 131 में थायराइड ग्रंथि याद रखेगा। वैसे भी आयोडीन दिया है तो आप थायराइड समझ जाओगे, क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से ही थायराइड होता है, ठीक है, तो याद रखिए। सोडियम 24 दोस्तों ये रक्त व्यतिक्रम याद रखेगा। और फास्फोरस P32 इसको ल्यूकेमिया या कैंसर याद रखेगा। देखिए कैंसर में दो है, एक कोबाल्ट 60 है जो स्पेशली कैंसर है, एक ल्यूकेमिया वाला जो कैंसर है दोस्तों वो फास्फोरस P32 है। तो इस पूरे ग्राफ को भी आप याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए मैं ये वीडियो केवल इसलिए बनाया हूं ताकि एग्जाम टाइम में आपका रिवीजन हो पाए, और खास करके साइंस से अगर कुछ प्रश्न पूछता है तो उससे आपकी मदद हो पाए, इसको आप याद रखेगा, उसी के लिए आपको ये वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपसे कुछ खोजकर्ताओं के नाम पूछता है, जैसे परीक्षा में एक्सरे की खोज किसने किया ऐसा खूब पूछा जाता है, तो अब तो आम बात हो गई है रोंटगन, आप बता देते हो रोंटगन। लेकिन कुछ और चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे टाइपराइटर की खोज किसने किया था, तो याद रखिए सोल्स ने। किसने किया था? सोल्स ने टाइपराइटर की बनाया था, ठीक है। रेडियो किसने बनाया था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए मार्कोनी ने किया था, ठीक है। टीवी का किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड, याद रखिएगा जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे का रोएंटगन ने किया था, ठीक है। सेफ्टी लैम्प का दोस्तों डेवी ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो जॉन गुटेनबर्ग याद रखेगा, ठीक है। और एक्सरे, ठीक है, रोएंटगन तो आपको पढ़ाई दिया। और डायनेमो दोस्तों माइकल फैराडे याद रखेगा। और टेलीफोन में ग्राहम बेल का नाम याद रखेगा। कम से कम इतने नाम आप याद रखें। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम इतने नाम आप याद रखें, क्योंकि इनके रिपीटेशन के चांस बहुत हैं। परीक्षा में ये वह प्रश्न है जिसको सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो चीजें मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा फिर से देखिए कुछ और चीजें, जैसे आपसे पूछता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये शुष्क बर्फ क्या होता है, तो याद रखिए ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ठोस बर्फ होता है या शुष्क बर्फ होता है, ठीक है। जीन थेरेपी किसके लिए होती है दोस्तों, ये रक्त रोगों के उपचार के लिए होती है जीन थेरेपी। और क्रायोनिक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए क्रायोनिक्स अलग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों को जमाना, ठीक है, याद रखिए पुनर्जीवित करने हेतु किसी जीवित पिंड को जमा देना ताकि बाद में उसका इस्तेमाल फिर से किया जा सके, उसको क्रायोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो कहां पर स्थित हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। जिस तरह से शुरू में हमने देखा कि इसरो या हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ठीक है, ट्राम्बे में था, ठीक है, भाभा वाला, तो ये सब आप याद रखिए, ठीक है। उसी तरह से यहां भी दे रहा है, तो याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी जिसे समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है, कहां पर है, गोवा में है, गोवा में है, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो वैसे भी ओशियन कहां पर है, गोवा में है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, देखिए ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यहां पर है, और यहां पर ओशनोग्राफी था, यहां पर समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय क्या था, संस्थान था, जबकि यहां पर समुद्री सूचना सेवाओं का एक भारतीय राष्ट्रीय केंद्र है, तो वो हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे दे रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जब ओशन टेक्नोलॉजी की बात कर दे तो इसके लिए चेन्नई याद रखेगा, किसको याद रखेगा, चेन्नई को याद रखना है। अंटार्कटिक स्टडी सेंटर, ये अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहां पर है दोस्तों, ये गोवा में है, कहां पर है, गोवा में। अंटार्कटिक दक्षिण में है और आर्कटिक उत्तर में है, दोनों याद रखेगा, ठीक है।
आगे देखिए राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहां पर है? पुणे में है। कहां पर है? पुणे में। याद रखिए कोशिका विज्ञान केंद्र ये पुणे में है। दोस्तों यह सीरीज साइंस के रिवीजन के लिए बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि आप इन चीजों के बारे में पहले से जानते हो, अब केवल चीजें रिवाइज कराई जा रही है। अगर आप साइंस नहीं पढ़े तो पहले डिटेल में जाके साइंस के वीडियोस को देखिए। स्टडी 91 चैनल हर एक सब्जेक्ट को डिटेल और डीप में पढ़ाता है, तो एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कितने बार आपको बताया हूं। ठीक है, यह भी आपके हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये गुड़गांव में है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इतनी चीजें हैं, मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल नई है, जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। एक बार मैं फिर से रिवीजन करना चाहता हूं। ओशनोग्राफी जब बोलेगा तो उत्तर गोवा है, लेकिन ओशन के साथ इंफॉर्मेशन लगाएगा तो हैदराबाद। इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? हैदराबाद से। टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? ओशन के साथ टेक्नोलॉजी लगा होगा तो चेन्नई हो जाएगा। इन तीन चीजों को याद रखेगा। इसके अलावा अंटार्कटिक स्टडीज सेंटर कहां पर है? तो वो भी आपके गोवा में है, याद रखेगा गोवा। ठीक है, और कोशिका विज्ञान पुणे में हो जाएगा, और फिंगरप्रिंटिंग ये भी हैदराबाद में है, और मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो जल्दी से याद कर लीजिए, गुड़गांव में है। ठीक है, तो गांव वाले लोगों में बड़ा दिमाग होता है, बड़ा मस्तिष्क होता है, तो गुड़गांव। ठीक है, याद रखे मस्तिष्क ऐसे करके याद रखिएगा, ताकि परीक्षा में पूछे तो आप बता ले जाएं। इसके अलावा दोस्तों अब देखिए इससे भी खूब प्रश्न पूछता है, जैसे पूछ देता है, इसमें सबसे आसान है सिस्मोमीटर। ठीक है, तो सिस्मोमीटर से क्या होता है? आप कहते हो ये भूकंप मापी है, इससे भूकंप को मापा जाता है। उसी तरह से स्प्रिंग तुला क्या होता है दोस्तों? इससे भार को मापा जाता है। आमीटर जो होता है इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा आ से आमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, आमीटर। इसी तरह से कार्डियोग्राफ से दोस्तों हृदय की गति को मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर से दोस्तों वायु की चाल को मापा जाता है, एनीमोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर, ग्रो से याद रखेगा आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, इसी तरह से फैदोमीटर से गहराई को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस तरह के बहुत सारे हैं जिनके बारे में आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, और पढ़ाया भी हूं पीछे के वीडियो में। ये क्या चीजें हैं कि हमेशा रिवाइज कराना रहता है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वे प्रश्न है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अनेक एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं। कुछ और भी चीजें हैं, जरा एक बार फिर से आप देख लीजिए। हाइग्रोमीटर ये तुम लोग पढ़ लिए थे ना, ये वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। कार्ब्यूरेटर क्या करता है दोस्तों? ये आंतरिक दहन इंजन के लिए होता है। ठीक है, कार्ब्यूरेटर गाड़ी वाड़ी में लगा होता है। ठीक है, स्फिग मैनोमीटर क्या होता है? ये रक्तचाप को मापने के लिए होता है। ब्लड प्रेशर वाला देखा है ना जो डॉक्टर चलाते हैं, वो स्फिग मैनोमीटर होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर ऐसे कान में लगा के आपके धड़कन पे लगाते हैं, वो होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, उसको याद रखिए, ये हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए होता है। लक्समीटर दोस्तों ये प्रकाश के लिए होता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का पता चलता है लक्समीटर से। कैरेटोमीटर दोस्तों ये सोने की शुद्धता का पता लगाता है, क्योंकि सोने में आपने सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट। ठीक है, तो याद रखिए 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है। ठीक है, तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। टैकियोमीटर याद रखें दोस्तों, वायुयान व मोटर गाड़ी को मापता है। ठीक है, तो गति को मापता है, उसको याद रखेगा टैकियोमीटर। इसी तरह से दोस्तों एक स्पीडोमीटर भी होता है, वो स्पीड को बताता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जैसे लेंस दोस्तों, लेंस वाले में मैंने इतने में कवर कर दिया। ठीक है, कितनी बातें आपको ध्यान देना, सुनिएगा। कारण लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल। उत्तल ऐसे बाहरी होता है, ठीक है, और अवतल इस तरह से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तल और अवतल, ये सीक्वेंस से मैंने बनाया। ये उत्तल लेंस है और ये वाला अवतल लेंस है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा दे रहा है, जब लेंस अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती? बढ़ जाती है, तथा उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, सीधे सीधे करने का मतलब यह है। लेकिन कब? जब लेंस अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो ऐसा होता है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये भी पूछता है आपसे परीक्षा में। अगला दे रहा
वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। वायु का बुलबुला द्रव में अगर है, ठीक है, करा अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखें कितने दूर होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखें, यहाँ पे लिखा नहीं 25 सेंटीमीटर, उसको याद रखेगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक आदर्श दूरी जो मापी जाती है, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, तो वो कितना दूर होना चाहिए आपकी आंख से, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे पढ़िए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, याद रखिए, इसमें निकट की चीजें दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है, और उसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे, दूर, तो याद रखें उत्तल, ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्टकट में। दूर देखिए 2 अक्षरों से मिलकर बना है, और यहाँ पे उत्तल 3 अक्षर से मिलकर बना है, ठीक है। तो उसी तरह से 2 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए निकट की बात करूं तो निकट 3 अक्षर से बना है, ठीक है, जबकि अवतल जो है वो 4 अक्षर से बना हुआ है, ठीक है। तो 3 4 हो गया, तो सीक्वेंस मिलाना 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4, बस, ताकि आप कभी ना भूलो कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो लेंस कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, और जो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे दे रहा है कि अगर जरा दृष्टि दोष हो गया तो क्या होगा, उसके लिए द्विफोकसीय लेंस बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। अविंदुकता का नाम सुना होगा, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आप जाकर के आई वाला चैप्टर बायोलॉजी में देखिए, उसके बाद कोई भी इफ बट आपके पास नहीं रह जाएगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आगे दे रहा, अविंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है अविंदुकता के लिए। तो पूछता है परीक्षा में, अविंदुकता अगर किसी व्यक्ति को है तो किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, द्विफोकसी लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो आपको बताना होगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेलनाकार। तो अबिंदुकता बी से बिंदुकता, ब से बेलनाकार, याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें आप याद रखेगा, ठीक है। ये तो अभी फिजिक्स में बात कर रहा हूं, इसी सीक्वेंस में हम लोग केमिस्ट्री में चलेंगे और बायोलॉजी में भी चीजों को देखेंगे, ताकि आप जो है परीक्षा के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। देखिए अब यहां से आ गया धूलकण, दोस्तों धूलकण ये कैंसर होता है कारण, ठीक है, इसका कारण कैंसर होता है, तो याद रखेगा, मतलब कि कैंसर जो होता है वो धूलकण के कारण होता है, ऐसा समझिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में बता चुका हूं, CO इसको बोलते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यदि ये हमारे ब्लड में चला गया तो फिर व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है। तो याद रखिए ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे दे रहा है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो श्वास संबंधी रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों जो सीसा होता है ना, लेड, जो लेड होता है, याद रखिए वो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछता है कि कौन किसको क्षति पहुंचाता है, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो जरा आप याद रखेगा। जिस तरह से आपने वहां पढ़ा ना कोबाल्ट 60 किसके लिए पढ़ा, कैंसर के लिए, ठीक है। तो वैसे ही करके इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगा ताकि चीजें आपको याद हो जाएं, ठीक है। चलिए आगे पूछता है दोस्तों कि दूध में क्या पाया जाता है, तो याद रखें लैक्टिक एसिड, ठीक है, दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, याद रखेगा। इसी तरह से सिरका में क्या होता है, एसिटिक होता है, सिरका खट्टा होता है और जहां भी खट्टापन होता है वहां पे एसिटिक होता ही होता है, ठीक है। नींबू में याद रखिए जहां पर अम्लीय चीजें होंगी वहां पर साइट्रिक होगा ही होगा, ठीक है, अम्लीय में। जहां पर दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा होता है, तो याद रखिए ब्यूटायरिक एसिड होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड होता है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सेल और ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। तो सेल किससे संबंधित है, अच्छा ये सौर सेल की बात कर रहा है, याद रखिए। सौर सेल क्या करता है दोस्तों, ये उष्मा से वैद्युत में कन्वर्ट करता है। देखिए सौर सेल आपको पता होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह से करा नाभिकीय रिएक्टर, याद रखिए द्रव्यमान से उष्मा बनाता है। भाई नाभिकीय रिएक्टर किससे बनाता है, द्रव्यमान से उष्मा बनाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक जो दे रहा है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी आपने नाम सुना होगा। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन जो होता है, जैसे ये माइक्रोफोन है, ठीक है, तो याद रखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, वायर के माध्यम से वहां तक लेके जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सोलर सेल, ठीक है। अच्छा और देखिए सोलर सेल सौर सेल थोड़ा सा आप अलग कर सकते हो। सोलर जब बात करेगा सोलर, तो याद रखिए वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन अगर आपसे सौर पूछ दिया ना तो उष्मा याद रखिए, उसके जगह सही क्या इस्तेमाल करिए, उष्मा शब्द का इस्तेमाल करिए, उष्मा से वैद्युत ऊर्जा बनती है, ठीक है। लाउड स्पीकर ऊर्जा बाहर आती है ना तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भेज रहा है, माइक्रोफोन का जस्ट उल्टा, ठीक है।
इसी तरह से सितार क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को, सितार को बजाना पड़ता है तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये सब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। आगे देखिए कुछ और चीजें भी दे रहा है। इसी तरह से इंजन क्या करता है, जरा बताइए इंजन। तो दोस्तों जो इंजन होता है ये ऊष्मा ऊर्जा से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में ही फिर क्या करते हैं, चक्के घूमते हैं, ठीक है, और तभी गाड़ी चलती है। तो ऐसे समझिए डायनामो जो होता है दोस्तों यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिसका उदाहरण जनरेटर है, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे मोटर ले लो, जिससे आप पानी चढ़ाते हो तो विद्युत उसको देते हो, तो विद्युत ऊर्जा वहां पर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वो मोटर घूमता है, उसकी पंखी घूमती है और उसके माध्यम से जल क्या होता है, ऊपर की तरफ चलता है या आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। उसी सीक्वेंस में देखिए ईंधन दहन में क्या होता है, यह रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। ईंधन दहन जब होता है, जैसे जब पेट्रोल डीजल इन सब का दहन होता है तो वहां एक नई ऊर्जा बनती है। दोस्तों कुल मिलाजुला कर यह है कि ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, हमेशा याद रखें। जैसे विद्युत सेल है तो यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल लेता है, विद्युत ऊर्जा में बदल लेता है। विद्युत सेल ले लो, बैटरी जो होती है उसके अंदर भी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा जब सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए कोयले का जलना, दोस्तों कोयला क्या है भी रासायनिक ऊर्जा, इसमें किसमें बदल रही है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है, तभी तो हीट देता है। आगे जरा विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों में, ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश दोनों देता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा देती है, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा। तो इन सबको याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो आपके लिए बड़े ही हितकारी होंगे क्योंकि आपने एक बार रिवीजन कर लिया है। आगे देखिए आलू, आलू क्या होता है दोस्तों, इस तरह से पूछना ना, आलू, मूली, शकरकंद या अदरक या हल्दी क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है, पुष्प होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इससे भी खूब प्रश्न आते हैं। मैं तो कहा हूं क्या साइंस में कुछ स्पेशल चीजों को देखेंगे ताकि आपको लगे हाँ सर ये टॉपिक अच्छी है, ठीक है, और हर टॉपिक में कुछ ना कुछ चीजें आपको नई मिलेंगी, है कि नहीं। जैसे आलू, आप सभी को पता है कि आलू तना होता है, ठीक है, लेकिन हल्दी क्या होता है दोस्तों, हल्दी भी तना होता है। सलजम किस में आता है, सलजम जड़ में आता है। गाजर भी जड़ में आता है, मूली भी जड़ में आता है, ठीक है। अच्छा सन क्या होता है दोस्तों, ये तना में आता है। प्याज क्या होता है, ये भी तना में आता है। गन्ना क्या होता है, ये भी तना में आता है, ठीक है। तो इन सबको याद रखिए, परीक्षा में इस तरह खूब पूछता है। आगे देखिए शकरकंद किस में आता है, जड़ में आता है, शकरकंद जड़ में आता है। नारियल का भ्रूण पोष जो होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, भ्रूण पोष, तो ये भी इंपॉर्टेंट है नारियल में, ठीक है। केसर में वर्तिकाग्र को लिया जाता है, वर्तिकाग्र केसर जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। प्याज दोस्तों इसका मांसल पर्ड जो होता है वो खाने वाला हिस्सा होता है। लौंग एक तरह से बंद कली ले सकते हो, पुष्पक्रम ले सकते हो, ठीक है, सूखे हुए पुष्प होते हैं। अदरक दोस्तों, अदरक का प्रकंद बोलते हो, प्रकंद या राइजोम बोला जाता है। अफीम की डुंडी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सबको याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे परीक्षा में एक चीज और पूछता है, किसमें क्या पाया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपसे पूछ दिया परीक्षा में कि लाल मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होती है, तो आप बताइए वहां पर कैप्सेसाइसिन, ठीक है, कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन याद रखिए, तीक्ष्णता का कारण बनता है। इसी तरह से टमाटर लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन की वजह से लाल होता है। इसी तरह से गाजर में लाल और नारंगी कर क्यों होते हैं, तो कैरोटीन के कारण होते हैं, ठीक है। दूध सफेद क्यों होता है, केसीन के कारण होता है, ठीक है, ये सब याद रखिए। सेब के फल में लाली क्यों होती है, तो एंथोसाइनिन के कारण होती है। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में खूब पूछे गए। आपको आज लग रहा होगा सर ये सब बड़ी आसान बातें हैं, आप बताओ ना अगर ये आसान है तो कठिन क्या है। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि पपीते में पीला रंग, तो कितने लोगों को पता है चीज, ठीक है। लेकिन याद रखिए कैरिका जैंथिन है, ठीक है। हल्दी में पीला रंग किसके वजह से है, जैंथोफिल है। दोस्तों अभी आप एग्जाम दे लो, एग्जाम दे के खाली हो जाओ। हम लोग एक एक ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस पर पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊंगा। जैसे अभी आपके मन में होगा सर एक वीडियो इसके ऊपर होता कि किसमें क्या पाया जाता है, सब कुछ उसी में होता तो कितना मजा आ जाता। सब स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आपको और भी मजा आए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जैंथोफिल देखिए इसमें बहुत सारा नया भी है जो आप नहीं पढ़ते हो। जैंथोफिल दोस्तों ये हल्दी में पीले रंग का कारण होता है। दोस्तों अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह से पढ़ाई करिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है मतलब साइंस आपका तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर विषय आपका तैयार नहीं तो कहीं ना कहीं आप चूक करोगे, ये बात
बात आप ध्यान देना। आगे देखिए, दही बनाने में कौन जिम्मेदार होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया है जो दही बनाने में जिम्मेदार होते हैं, जिनको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। इसी सीक्वेंस में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों में होता है, क्योंकि पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, तो उनको जमीन से ही लेना पड़ता है, ठीक है, अलग से देना पड़ता है उनको। तो याद रखें, राइजोबियम की वजह से पाते हैं, ठीक है। सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? एस्परजिलस होता है, ठीक है, एस्परजिलस। इसी तरह भोजन को विषाक्त यानी दूषित, ठीक है, खराब हो गया भोजन, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिए, क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है, बॉटुलिज्म होता है, ठीक है। आगे बोला एथेनॉल का व्यवसायिक उत्पादन क्या कहलाता है? याद रखिए, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, ठीक है। अब ऐसे नाम है जो पढ़ने से ही याद होंगे। जैसे मुझे भी क्या करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, बार 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 बार। जब 10-20 बार आते हैं सामने ना, फिर धीरे धीरे चीजें याद होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक बार में याद हो जाती, कुछ चीजों पर आपको समय देना पड़ता है। आगे देखिए, अब दोस्तों साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार प्रश्न आता है दोस्तों कि बेरी बेरी जो रोग होता है, आपने रोग सुना होगा, बेरी बेरी, सूखा, ठीक है, बंध्यापन, पेलेग्रा, ये सब रोग के नाम हैं और ये किसके वजह से होते हैं? तो बेरी बेरी याद रखिए, थायमीन की वजह से होता है। थायमीन की कमी से ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित रोग है, ठीक है, बेरी बेरी। इसी तरह से सूखा जो होता है दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, सूखा रोग के लिए जिम्मेदार है। बंध्यापन के लिए, बंध्यापन मतलब होता है बांझपन, ठीक है, तो बांझपन के लिए विटामिन ई की कमी होती है अगर, तो फिर महिलाओं में बांझपन देखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से नियासिन की कमी अगर हो गया तो याद रखें पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बी कॉम्प्लेक्स में आता है। लौह तत्व की कमी, अगर लोहे की कमी हो जाती है शरीर में तो एनीमिया नामक रोग होता है, जिसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से गला घोटू रोग होता है, जिसको थायराइड कहते हैं, ठीक है, गला घोटू रोग या घेघा रोग का नाम सुना होगा, वही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, रात के समय में व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता है, तो याद रखें रतौंधी। तो अलग अलग विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इससे भी खूब प्रश्न पूछता है। और भी देखिए, विटामिन बी आपको बता ही दिया हूं, थायमीन वाला, तो बेरी बेरी याद रखेगा। प्लेग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीवाणुओं से फैलता है प्लेग, आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, एड्स किससे फैलता है दोस्तों? ये एचआईवी वायरस का नाम सुना होगा, विषाणुओं द्वारा। गंजापन जो होता है दोस्तों, ये कवक द्वारा होता है, ठीक है, कवक याद रखेगा। मलेरिया प्रोटोजुआ से, जबकि टाइफाइड किससे है? टाइफाइड वो किससे है? वो बैक्टीरिया से, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे दे रहा है मैरस्मस जो होता है रोग दोस्तों, इसमें प्रोटीन की कमी होती है, मैरस्मस याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोकर, ये भी बच्चों में होने वाला रोग है। और दीर्घकालीन उपवास, यानी जो कुपोषित बच्चे होते हैं जिनको विटामिन और प्रोटीन नहीं मिल पाता ठीक ढंग से, उनको होता है। और जीवाणु संक्रमण से टीबी रोग होता है। टीबी रोग किससे? जीवाणु की वजह से फैलता है, ठीक है, तो ट्यूबरोकोलिस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ठीक है, ट्यूबरोकोलिसिस, ठीक है। आगे देखिए, संपर्क से संचरण, ये सिफिलिस याद रखेगा, सिफिलिस। इसी तरह से हैजा, जिसको आप कालरा बोलते हो, ये पानी के संचरण से फैलता है। टिटनस दोस्तों, ये घाव के संचरण से फैलता है। अगर घाव आपको किसी जंग लगी, लोहे की चीज से आपको अगर चोट लग गई है तो उससे होता है टिटनस, ठीक है, तो याद रखें घाव से ही इसका संचरण होता है। मलेरिया का संचरण प्रोटो द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा ये आगे बढ़ता है, ये पूछ रहा आपसे। पोलियो दोस्तों विषाणु से फैलता है, आपको पता ही होगा। तपेदिक यानी टीबी की बात करें, तपेदिक, ठीक है, वो भी जीवाणु के द्वारा। और दांत, खाज, खुजली, ये सब जो है कवक के द्वारा। फंगस याद रखिएगा, ठीक है। मलेरिया, अच्छा, मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, ये किसको प्रभावित करता है? ये आपसे परीक्षा में पूछता है कई बार कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो मलेरिया में व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताइए, रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती मलेरिया में, ठीक है, मलेरिया में। आगे फाइलेरिया बोल रहा है, तो फाइलेरिया में याद रखिए दोस्तों, लसिका ग्रंथि जो होती है वो प्रभावित होती है, लसिका ग्रंथि फाइलेरिया में, ठीक है। करा एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस का नाम सुना होगा, ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, ठीक है। जापानी एंसेफ्लाइटिस का नाम सुना होगा ना, वो मस्तिष्क संबंधी दुविधाएं पैदा करता है। ल्यूकोमिया दोस्तों, ये अस्थि मज्जा में परेशान करती है और कैंसर का कारण बनती है। मोतियाबिंद आंखों से संबंधित है, आंखों को अफेक्टेड करता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, जबकि मलेरिया रक्त कोशिकाओं को, ठीक है। और याद रखिए, पीलिया दोस्तों जो होता है यकृत को, ठीक है, जो हमारा लीवर होता है उसको इफेक्ट करता है पीलिया, ठीक है, क्योंकि पीलिया में आपको पता होगा कि फिर वसा वाले सामान आपको कम खाने होते हैं, क्योंकि
क्योंकि लीवर आपका पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। निमोनिया में फेफड़े परेशान होते हैं तो इसको याद रखें, फेफड़े को अफेक्ट करता है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं आपके सामने, तो इसको याद रखेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार अगर आप कहो तो सरसरी निगाह से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वैसे रिवीजन का समय बिल्कुल नहीं है ये। मैं आपको एक काम करता हूं, इसका पीडीएफ आपको दे देता हूं। कुछ दिन का पीडीएफ भी रुका हुआ है तो पीडीएफ भी मैं व्यवस्था करके देता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इस वजह से पीडीएफ वाला काम रुक गया है। आगे जनवरी से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए उन सब चीजों का पीडीएफ आपको दिया जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपकी तैयारी बिल्कुल हो चुकी होगी और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि साइंस से अगर क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में तो थोड़ी मदद आपको मिल पाए, और बेशक मिलेगी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर कवर की गई हैं। परीक्षा में कुछ ना कुछ आपके काम लायक जरूर आ जाएगा इस स्पेशल सीरीज से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।